नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम इस हिंदी के वीडियो में पाठ 10 ठेस इस पाठ का वाचन और अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इस पाठ के लेखक हैं। पाठ की विधा प्रकार है पूरक पठन। ठीक है, इसके पहले हमने गद्य पद्य और पूरक पठन पढ़े हैं, उसी में से एक भाग है आपका ये पूरक पठन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? परिचय। लेखक परिचय। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार, मृत्यु 1977। परिचय। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, करूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। कृतियाँ: मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस ये उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी कथा संग्रह है। ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि ये है इस कवि का साहित्य और उनका परिचय। इसके बाद है इस पाठ में कवि क्या समझाना चाहते हैं। प्रस्तुत आंचलिक कहानी में बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अब इस पाठ का अब वैसे ये पाठ आपके अभ्यासक्रम से यानी जो 25% सिलेबस कम हुआ है उसमें ये पाठ आता है। तो इस पाठ का हम वाचन करेंगे। ये कहानी के रूप में है और इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको तुरंत कहानी समझ में आ जाएगी कि एक ग्रामीण जीवन में जो ग्रामीण कला है, कलाकृतियाँ हैं, उनका कलाकृतियों के साथ उनका जो क्या कहते हैं उसे, उनकी जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो एक कलाकार है, उस कलाकार अपनी कलाकृतियों को किस तरह पीछे छोड़ते जा रहा है या उनकी कलाकृतियाँ किस तरह छूटती जा रही हैं उसके बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कलाकृति जो बनाता है उसे हम कारीगर कहते हैं। ठीक है, तो कारीगर जो सामान बनाते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या आपके कपड़ों पर कढ़ाई करना, बुनाई करना, कपड़ों को रंग देना या पेंटिंग करना या आपने देखा होगा कि गांव में और भी कारीगर जो होते हैं जो बांस की लकड़ी से टोकरियाँ बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बांस की या घास से सतरंजी बनाते हैं, दरी बनाते हैं। तो आजकल ये प्लास्टिक का ज़माना आने की वजह से किस तरह कारीगरों की कला समाप्त होती जा रही है, उसे हम मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो उस बात पर आधारित ये कहानी है। मिट्टी के बर्तन की जगह आपके स्टील के बर्तन आ गए हैं, प्लास्टिक के आ गए हैं। तो वहाँ उस कलाकार की कलाकृतियाँ जो हाथ से बनाना और मशीन से बनाना बहुत फ़र्क है। जिस तरह व्यक्ति हाथों से बनाता है कोई वस्तु तो वह बहुत सुंदर और उसके लिए समय लगता है, मेहनत लगती है। मशीन से जब वस्तु बनती है तो कम समय में अधिक वस्तुएं बनती हैं। तो मशीन से बनाने की वजह से हाथ से बनने वाली वस्तुओं या उन कलाकारों की, कारीगरों का जो उदर निर्वाह है, जिसके आधार पर उनका जीवन चलता है, पेट भरता है, उस पर क्या असर पड़ता है, इन सारी बातों पर आधारित यह कहानी है। तो अब हम देखते हैं यह कहानी क्या कहती है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए
कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा? उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यानी अब ये जो सिरचन है, खेती बाड़ी का समय, गांव में किसान क्या करता है, अपनी खेती में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाता है। तो सिरचन की गिनती उन मजदूरों में नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? लोग उसे बेकार समझते हैं। बेकार ही नहीं, बेगार है, यानी बेकार भी है और किसी काम का नहीं है। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरों के लिए उसे कोई भी अपने खेतों में काम करने के लिए कोई किसान नहीं बुलाता है। क्या होगा? उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे। अब ये कहते कि सिरचन को खेतों में बुलाकर क्या करेंगे? वो तो काम करता ही नहीं है, ना ही उसे काम में कोई इंटरेस्ट है। वह बड़े ही आराम से आता है। तब तक दूसरे मजदूरों का काम 1/3 यानी 1/3 काम हो जाता है। ठीक है, इस तरह वह सिरचन को खेतों में काम करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वह हाथ देखो, वह कैसे खेतों में आता है, हाथ में खुरपी डुलाता हुआ, पगडंडी यानी छोटे पतले जो रास्ते होते हैं ना, खेतों की 2 खेतों के बीच का जो रास्ता होता है, जैसे मराठी में अपन बांध म्हणतो, ते बांधावर चालत चालत हालत डुलत, तो वैसे ही यह सिरचन पगडंडी से चलते हुए नाप तोल कर धीरे धीरे चलना, आराम से पैर रखना, धीरे धीरे चलना और आराम से वह बहुत सबसे देर में वह खेतों में पहुंचेगा। दूसरे मजदूर कहते हैं इसे तो मुफ्त में ही मजदूरी देनी होगी, काम भी कुछ भी नहीं करता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। अब देखो, आज हम भले ही सिरचन को मुफ्तखोर यानी मुफ्त में खाने वाला कहें, कामचोर यानी काम न करने वाला समझे, चटोर यानी जो हमेशा चटपटा खाने की लालच में रहता है, कुछ भी कह ले उसे, मुफ्तखोर कहें, कामचोर कहें या चटोर कहें। लेकिन उसका भी एक समय था जब उसकी मड़ैया यानी उसके घर के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, यानी उसके घर के पास गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। क्यों लगी रहती थी? लोग उससे पूछते कि नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। यानी लोग उसे पूछते भी नहीं, बल्कि सिरचन कहाँ है, सिरचन कहाँ है, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना यानी उसे मस्का लगाना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ हमारी कारीगिरी रह गई है। यानी उसे इतना बोलते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि तुम्हारे सिवाय हमारा कोई भी कारीगरी का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम जितना सुंदर करते हो वैसा कोई भी नहीं कर सकता। एक दिन समय निकाल लो। और लोग इस तरह उससे एक एक दिन की अपॉइंटमेंट लेते थे, उससे काम करवाने के लिए, उसकी कारीगरी, उसकी कला की कद्र करते थे। बड़े भैया की चिट्ठी आई है, वे कहते थे बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। तो बड़े भैया की चिट्ठी आई है, क्या कहते थे? सिरचन से वह आदमी कहता है कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक यानी उसके पर्दे बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती है, पहले ही पूछ लेता हूँ। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन बुलाने के लिए कहती है तो पहले ही पूछ लेता, भोग क्या लगेगा। तब मुझे याद है, यानी जो कहानी बता रहा है कि कुछ समय पहले सिरचन की क्या इमेज थी, क्या पोजीशन थी। मुझे याद है जब मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी तो पहले उसे भोग क्या लगेगा, यानी पहले उसे खाने में क्या क्या दिया जाएगा यह सोचा जाता था।
माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरे काम पूजा की जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? तब माँ हंसकर क्या कहती है, जा बेचारा काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता है कभी। यानी वह जब भी वह काम करता है तब भोग यानी खाने की बात नहीं करता है। उसका एक उदाहरण देती कि पड़ोस के गांव में पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। यानी उस पर खूब नाराज हो गया था। क्यों नाराज हो गया था? तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। यानी तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती नहीं, सब्जी को काटती नहीं है, उसे नाखून से तोड़कर। तो उसने पास के ही सामने पंचानन चौधरी के लड़के पर बहुत गुस्सा हुए थे। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। नाखून से काटना है नहीं, तोड़ना, उसे तोड़कर देती है। और इमली का रस डालकर तो कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ ही बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है? नहीं, इतना सुंदर वह खाना बनाती है। इमली की चटनी डालकर कढ़ी बनाती है, बहुत ही सुंदर और टेस्टी बनता है। यह स्वादिष्ट खाना बनता है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा है? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। तब इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। तब माँ क्या करती है? सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती है, खुश होकर कहती है, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही हूँ, यानी दही मथ रही हूँ। अब इससे जो मक्खन निकलेगा, उस मक्खन से क्या बनेगा? घी बनेगा। तो आप लोगों ने देखा है कि जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन को पतीले में डालकर मम्मी क्या करती है? पकाती है, और फिर क्या होता है? इस मक्खन का घी बन जाता है। घी को बोतल में भर दिया जाता है, और जो पतीले में या कढ़ाई में जो नीचे लाल जला हुआ सा भाग होता है, उसे खोकर कहते हैं। घी का बचा हुआ नीचे का भाग, उसमें तो उस घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। यानी उस घी के साथ वो जो घी निकालने के बाद कढ़ाई में जो बचा हुआ जला हुआ घी है, उसमें थोड़े से उसका जो चूड़ा निकलता है, या उसमें थोड़ी शक्कर और थोड़ी सी रोटी डालकर उसका चूड़ा बनाया जाता है, चूरन बनाया जाता है। और इस तरह वह तुम्हें बहुत पसंद है। और बेटी ने ससुराल से एक संदेशा भेजा है, संवाद भेजा यानी संदेशा भेजा है कि उसकी ननंद रूठी है, बेटी की ननंद नाराज है। क्यों नाराज हुई है? तो उसे मोती की शीतल पार्टी के लिए, क्योंकि जो मोती एक घास का प्रकार है, उससे बनने वाली शीतल पार्टी चटाई चाहिए, इसलिए वह रूठी है। सिरचन अपनी पनी पाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। तब सिरचन पनपनाई, यानी जीभ में, उसके मुंह में पानी भर गया है, उसके जीभ से पानी टपक रहा है। इतने उसे क्यों टपक रहा है? तो घी की सुगंध आ रही है, और घी निकालने के बाद जो खोकरन बचती है वह उसे खाकर उसे बहुत पसंद है, इसलिए उसके मुंह में पानी आ रहा है। तो वह अपनी जीभ को संभालता हुआ कहता है, घी की सौंधी यानी एक मीठी खुशबू
सूंघ कर ही मैं आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह में मुझे कितना सारा काम है, मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ घी की खुशबू को सुनकर मैं आपसे मिलने आ गया हूँ। फिर सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन क्या है? एक कारीगर है, कलाकार है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है, किस तरह वह काम करता है। एक एक मोती के पटेर को हाथ में लेकर बड़े ही जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली जलाने में पूरा सब दिन समाप्त हो जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ पुकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए, सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं है। यानी वह काकी कहती कि मैंने उसे काम करते हुए देखा है, वह घंटों बैठकर अपने काम को इतने सुंदर तरीके से करता है। एक एक मोती यानी एक एक घास को पकड़कर हाथ में लपेटकर बड़े ही जतन से उसकी कुच्ची बनाता है, ना सारे घास को इकट्ठा करता है, एक जैसा बांध देता है। फिर उन कुच्चियों को रंगने से लेकर उसकी सुतली बनाने में उसका पूरा दिन समाप्त हो जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता यानी काम करते समय यदि कोई उसे बाधा यानी उसके काम करने में वह इतना मग्न हो जाता है कि यदि कोई उसमें बाधा डालता है, रुकावट डालता है, तो वह जिस तरह सांप फुंकारता है वैसे ही वह चिढ़ जाता है। इसी तरह वह दूसरों की ओर जोर से दूसरों को गुस्से में बोलने लगता है। सिरचन मुँह जोर है, कामचोर नहीं है। यानी सिरचन बोलता जरूर है लेकिन कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, यानी बिना मजदूरी के सिर्फ पेट भर भात, पेट भर खाना मिल जाए उसी पर वह दिन भर मेहनत करता है। मजदूरी नहीं लेकिन पेट भर भोजन के लिए वह काम करता है। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी आप दूध में शक्कर ना डालो तो भी उसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बातों में यदि कोई उसे चिढ़ाता है तो वह बर्दाश्त नहीं करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। यानी सिरचन खाने में वह चटोर है, यानी लालची है। वह खाना उसे बहुत पसंद है, चटपटा मीठा खट्टा मीठा खाना बहुत पसंद है। तली बघारी हुई तरकारी यानी तली हुई या तड़का दी गई सब्जियां पसंद है, दही की कढ़ी पसंद है, मलाई वाला दूध पसंद है। इन सब ये सारा भोजन का पदार्थ, अपने भोजन के व्यंजन यानी भोजन के ये सारे अलग अलग प्रकार इकट्ठा करके उसे बुला लो तो वह दौड़ता भागता आपके सामने हाजिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे खाना पीना बहुत पसंद है। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो कारीगरी की काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने यानी कभी नहीं। इस तरह वह खाने पीने की व्यवस्था करो तो वह दौड़ता भागता वहाँ दुम हिलाना यानी दौड़ते भागते वहाँ पहुँच जाना। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई, खाने पीने में यदि घी या तेल की कमी हुई तो काम में भी उसका मन नहीं लगता है। वह काम को अधूरा यानी आधा छोड़कर खड़ा हो जाता है और अध कपाली दर्द से यानी आधा माथा आधा सिर जब दर्द करता है तो उसका माथा ठनठनाना यानी जब व्यक्ति का आधा सिर दर्द करता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसी तरह वह परेशान होकर अपना काम छोड़ देता है और फिर कहता है किसी दिन आकर पूरा कर लूँगा। तो इस तरह यह पाठ यहीं तक आज पढ़ते हैं और कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे। तो इस पाठ को समझने के लिए पाठ का एक बार और वाचन करके फिर आपको वीडियो देखना है। इस पाठ के लेखक का परिचय, पद्य संबंधी जानकारी और एक
लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए, ये लिखना है और एक निबंध लिखना है। तो इस तरह आज का यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। इस पाठ का वाचन करें तो ही यह पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।